प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही कि आजकल हम आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पर क्या कर रहे हैं, क्लास 10th की मैथ की सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपकी एक्सरसाइज 2 पूरी कर चुके हैं। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और कल से हम इन एक्सरसाइजों को करनी स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा आपका समय खराब ना करते हुए हम आप टॉपिक की बात करते हैं। तो देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो तो क्या है, एक रैखिक समीकरण और दूसरा क्या है, युग्म। तो रैखिक समीकरण क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रैखिक समीकरण क्या होती है। तो रैखिक समीकरण ऐसी समीकरण जिसमें अचर पद की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, जो हमारे पास क्या होता है, चर पद की अधिकतम घात कितनी होती है, एक। अधिकतम घात अगर कितनी हो, एक हो, तो उस प्रकार की समीकरणों को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो देखिए, रैखिक समीकरण का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप ax प्लस बी है ना, ये क्या हो जाएगी आपके पास, एक रैखिक समीकरण हो जाएगी। ठीक है, ए एक्स बी वाई प्लस सी, इस प्रकार के समीकरण क्या कहलाते हैं आपके पास, रैखिक समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो भी चर पद है ना, यहाँ पर क्या आपका एक्स और वाई, ये दोनों क्या आपके पास चर पद है। यहाँ पर क्या आपके पास एक्स और वाई है, आपके पास चर पद, एक्स और वाई हो गया आपके पास क्या, ये चर पद है। तो यहाँ पर जो चर पद है आपकी, उस चर पद की अधिकतम घात कितनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ द, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, चर पद है कितनी है, एक है, इसकी अधिकतम घात एक है। तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास रैखिक समीकरण कहलाती है। अब देखिए इस रैखिक समीकरण में क्या क्या हमारे पास, जो ये ए है, ए को हम कहते हैं एक्स का गुणांक, ए को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास है एक्स का गुणांक हो गया, ए है आपके पास एक्स का गुणांक। ये है आपके पास यहाँ पे बी को क्या कहते हैं, बी को कहते हैं हम वाई का गुणांक, बी को कहा जाता है आपके पास वाई का गुणांक। और ये जो सी है आपका, सी यहाँ पर क्या है, अचर पद है, सी है आपके पास अचर पद। अचर पद मतलब ये कोई संख्या होगी, जैसे 3, 5, 7, 8, इस तरीके से कोई भी संख्या हो सकती है। तो देखो पहली चीज तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण कौन समीकरण होते हैं, वह समीकरण है जिनमें क्या होती है, आपके चर पद की अधिकतम घात एक होती है, और जो इनका मानक रूप होता है, मानक रूप क्या होता है, ए एक्स बी वाई प्लस सी, इस रूप की ये समीकरणें होती हैं आपकी। अब देखो, तो पहली बात तो आपकी समझ में आ गई रैखिक। अब उसके बाद क्या है, युग्म। तो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी ये आपके पास जो भी एक्सरसाइज होंगी, यहाँ पर आपके पास रैखिक समीकरणों के दो युग्म दिए होंगे। किस तरीके से दिए होंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो हमारे पास है वो युग्म की बात है, तो और युग्म किसके, रैखिक समीकरणों के युग्म। तो आपके पास इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कोई दो समीकरण रैखिक समीकरणों के जोड़े दिए होंगे, युग्म मतलब जोड़े, है ना। तो किस तरीके से दिए होंगे उनको देखिए आप, जैसे हो गया आपके पास a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक पहली समीकरण होगी आपकी। इसी तरीके से आपके पास दूसरी हो जाएगी a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपके पास ये क्या हो गया, दो रैखिक समीकरणों का जोड़ा हो गया। अगर मैं आपको अब उदाहरण के तौर पर बताऊं, तो उदाहरण के तौर पर लूं, ठीक है। तो देखिए अब जो मैंने आपको बताया इस तरीके की कि आपके पास समीकरण हो गया। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे मैंने लिख दिया आपके पास 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, आपकी पहली रैखिक समीकरण होगी। इसी तरीके से आपके पास अगर कोई दूसरी रैखिक समीकरण दी हुई है, जैसे आपका 6x प्लस 12y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास ये दो रैखिक समीकरण होगी। अब इन जो दो रैखिक समीकरण है इनको हमें हल करना होगा। इन दो रैखिक समीकरणों को हमें हल करके x और y के मान निकालने होंगे। और इन दो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां आती है। जैसे पहले आती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि आती है हमारे पास विलोपन विधि। इस बार इसके अलावा अन्य विधियां भी होती हैं, लेकिन इस बार हमारे पास यही दो विधियां हैं जो आपके सिलेबस में है। कौन कौन सी विधि, एक तो आपके पास प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है कि आपके पास क्या, विलोपन विधि। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसका उपयोग हम देखेंगे किस तरीके से होगा। और दूसरी क्या आएगी आपके पास, दूसरी आएगी आपके पास विलोपन विधि। दूसरी विधि आएगी आपके पास विलोपन
विधि। तो इन दो विधियों का उपयोग करके हमें इनको हल करना है। किस तरीके से होंगे वो हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी समझ में ये आ गई होंगी। अब जो हमें पहली एक्सरसाइज में करना है, जो हमारे पास यानी 3.1 एक्सरसाइज है, वहां पर हमें 2-3 चीजें समझने की बातें हैं। जैसे कौन कौन से आपसे पूछता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सी रैखिक समीकरण संगत होगी, कौन सी असंगत होगी, या ये रैखिक समीकरण युग्म कब प्रतिच्छेद करेंगे, कब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कब समांतर होंगे, इस तरीके का। तो चलो अब उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला संगत और असंगत। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 3 कंडीशन होती है। यहाँ पे आपके पास क्या होती है, 3 कंडीशन होती है। ठीक है, ये आ गया आपके पास रैखिक समीकरण युग्म आ गया। पहला आ गया आपके पास रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे शर्त होगी, यहाँ पर हो गया आपके पास शर्त होगी, और यहाँ पर आएगा क्या आपका संगत या असंगत। ठीक है, संगत या असंगत लिख लेते हैं हम, ये मैं आपके लिए मिटा देता हूँ। अब यहाँ आएगा आपका संगत या असंगत। ठीक है, संगत ऑब्लिक असंगत। संगत का अर्थ जब इसके हल होंगे, असंगत का अर्थ जब इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास कोई 2 समीकरण ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने ले ली a1x प्लस b1y प्लस c1। दूसरी समीकरण है जैसे हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2। अब देखिए शर्त क्या है आपके पास, अगर आपके पास क्या है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2, तो इस स्थिति में तो सबसे पहले आपके पास क्या मिलेगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब जब आप इन दोनों को हल करोगे ग्राफीय विधि से, तो आपको इस तरीके से एक दूसरे को कट करती हुई रेखाएं मिलेंगी। तो जो कट करती हुई रेखाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो उस प्रकार की समीकरण का क्या होता है, केवल एक हल होता है। केवल क्या होता है, एक हल होता है, यानी इसका केवल एक हल हो गया, या अद्वितीय हल भी बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और अद्वितीय हल। चलिए अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या है आपके पास, जैसा हमने ले लिया है ना 6x प्लस 2y प्लस 5। ठीक है, और अगला ले लिया हमने 7x प्लस 3y माइनस 8। अब आप देखिए ये क्या है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास a1, ये है आपके पास a1। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, a1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे a1 हो जाएगा इस समीकरण में 6। b1 कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखिए b1 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2। c1 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी समीकरण को लूँ तो यहाँ पर a2 का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। b2 का मान कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, और c2 का मान कितना हो जाएगा आपके पास -8। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, विद साइन लेते हैं, तो चिन्ह कितना आपके पास -8। अब आप ये वैल्यू यहाँ पर एक बार पुट करके लीजिए। a1 की वैल्यू कितनी आपके पास 6 है, और जो a2 की वैल्यू है वो कितनी आपके पास 7 है, तो 6/7 इक्वल टू b1 का मान कितना आपके पास 2 है, और b2 का मान कितना है आपके पास 3 है। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसको इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करोगे तो आपको क्या मिलेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होने का अर्थ क्या हो गया आपके पास, आपको केवल और केवल क्या मिलेगा, एक हल मिलेगा। और इस स्थिति में ये क्या होता है आपके पास, ये होता है संगत होता है। ठीक है, जब आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में आपको एक हल मिलता है, और जब एक हल मिलता है तो उस स्थिति में ये क्या होता है आपके पास, संगत होता है। तो पहली शर्त थी प्यारे बच्चों आपके पास, ये वाली शर्त थी जो हमने देखी। तो चलिए अब हम दूसरी शर्त पर बात करते हैं। दूसरी शर्त क्या होगी, या दूसरी कंडीशन क्या होगी, और दूसरी कंडीशन होगी तो उसमें हमें क्या चीज मिलेगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन आपके पास प्यारे बच्चों ये हो सकती है कि आपके पास क्या हो जाए, ठीक है, तीनों के तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी जब आप इनको हल करो तो यानी a1/a2 इज इक्वल टू हो जाए b1/b2 इज इक्वल टू हो जाए आपके पास c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास, आपको संपाती रेखाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी आपको पास, संपाती रेखाएं मिलेंगी, संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। और संपाती रेखाएं प्राप्त होने का मतलब क्या होगा, इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे। ठीक है, अब संपाती रेखाएं मतलब जैसे आपका पहली समीकरण की ये रेखा आई
तो जो दूसरी रेखा आएगी वो भी कहाँ आएगी, इसी के ही ऊपर आएगी। अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक के ऊपर एक होंगी। जब दो रेखाएं एक के ऊपर एक होती है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, आपका संपाती रेखाएं बोलती हैं। और जब संपाती रेखाएं होती है तो उस समय भी ये क्या होता है, आपके पास संगत होता है। उस समय भी ये क्या होता है, आपका संगत कहलाता है। अब चलिए उदाहरण के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ले लिया 6x माइनस 2y बराबर 6, है ना, और यहाँ पर ले लिया हमने 12x माइनस 4y, या इसको ऐसे लिख लीजिए आप, प्लस का 6, ठीक है, और प्लस का, चलो इसको ले लेते हैं हम 5, ठीक है, और प्लस का 10 आ गया हमारे पास। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या ये सारे के सारे बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बराबर आएंगे तो संपाती हो जाएगी। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी आपके पास 6 है, अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आपके पास 12 है, इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी आपके पास माइनस की 2 है, b2 की वैल्यू कितनी आपके पास माइनस की 4 है, c1 की वैल्यू कितनी आपके पास 5 है, और c2 की वैल्यू कितनी आपके पास 10 है। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये भी कितना है आपके पास 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी ये भी कितना है आपके पास 1/2। यानी आपके पास ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब ये बराबर आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ये जो पहली रेखा और दूसरी रेखा आपस में क्या होगी, संपाती होंगी। संपाती होने का अर्थ क्या हुआ, एक के ऊपर एक होंगे, और जब एक के ऊपर एक होंगे तो इनका क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, संगत होंगे। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी दूसरी कंडीशन। तो चलिए अब हम आज की तीसरी और आखिरी कंडीशन पर बात करते हैं। तीसरी और आखिरी कंडीशन क्या कहती है, जिसका यूज हमने एक्सरसाइज 3.1 में करना है। ग्राफीय विधि से भी सॉल्व करना होता है इनको। ग्राफीय विधि से किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको वहीं पर बताऊंगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए आज हम आज की तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, तीसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही ना करें रेखाएं, और प्रतिच्छेद ना करें तो उसके लिए क्या होती है आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 तो b1/b2 के बराबर होने चाहिए, लेकिन c1 और c2 आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो आपको क्या, कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। और समांतर रेखाएं प्राप्त होने का अर्थ क्या हुआ, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो उस स्थिति में ये क्या होगा, आपके पास असंगत होगा। क्या होगा, ये असंगत होगा। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, जिन दो स्थितियों में हल होते हैं वो क्या कहलाती हैं, संगत समीकरणें कहलाती हैं, और जिस स्थिति में हल नहीं होता वो क्या कहलाती है, असंगत समीकरणें कहलाती है। और हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। और समांतर कब होती है रेखाएं, जब आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो चलिए इसको हम एक समीकरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मैं आपके पास समीकरण ले लूँ, आपके पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 6 है ना, इक्वल टू 6। अच्छा इसी तरीके से मैं कोई और समीकरण ले लेता हूं, जैसे 8x प्लस 10y बराबर 5। अब चलिए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए आप यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आपके पास 4 है, ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी आपके पास 5 है, और c की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू आपके पास 6 है। इसी तरीके से आपके पास जो a2 की वैल्यू है कितनी आपके पास 8 है, और जो b2 की वैल्यू है कितनी आपके पास 10 है, और जो c2 की वैल्यू है कितनी आपके पास 5 है। आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब आप इन वैल्यूज के यहाँ पर पुट करिए। देखिए तो a1/a2 यानी 4/8 इक्वल टू b1/a2, b1 की वैल्यू कितनी आपके पास 5, और b2 की वैल्यू कितनी आपके पास 10 इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी आपके पास 6, और c2 की वैल्यू कितनी आपके पास 5। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या ये आपके 6/5 के इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इसका अर्थ क्या होगा, ये दोनों रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी आपके पास, इन दोनों समीकरणों के जो ग्राफ होंगे इस तरीके से होंगे, यानी समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। और जब समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका असंगत
हो जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम यहीं पर रखते हैं। और तो आज जो मैंने आपको समझाया इंट्रोडक्शन, वो चीज़ आपकी समझ में आई होंगी। एक बार मैं ये सारी की सारी चीज़ें कंक्लूड कर देता हूँ कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, है ना। और समीकरण हम अपनी यही दो लेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो चलिए एक बार जो भी हमने सारी की सारी चीज़ें ली हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को मैं आपके लिए एक बार यहाँ पर कंक्लूड कर देता हूँ। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, माना बात हमारे पास दो समीकरण युग्म दिए हैं, जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमारे पास दिया है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, यानी ये आपके पास पहला समीकरण युग्म है, ये आपके पास दूसरा समीकरण युग्म है। अब आपको देखना है कब संगत होगा कब असंगत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम लिखते हैं शर्त लिखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं रेखाएं, यानी प्रतिच्छेद कैसी रेखाएं मिलेंगी, और यहाँ पर देखते हैं हम संगत और असंगत, यानी संगत होगा या असंगत होगा। तो चलिए इसको मैं आपके लिए कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए पहला तो क्या है, पहला जब आपके पास है आपके पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उस समय कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी आपको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदाई रेखाएं प्राप्त होंगी। मतलब क्या होगा आपके पास, केवल एक हल, केवल एक हल प्राप्त होगा आपको उस समय। और इस समय ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये कहलाएगा आपके पास संगत कहलाएगा। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जब क्या हो आपके पास, जब आपके पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये आएगा कहाँ से, आपके पास जो दो समीकरण युग्म दिए होंगे उनसे आपको देखना है। दूसरी शर्त क्या हो सकती है आपका, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जब क्या हो तीनों के तीनों बराबर हो, यानी A1/A2 इक्वल टू हो आपके पास B1/B2, और ये इक्वल हो आपके पास C1/C2। तो उस समय आपको क्या रेखाएं मिलेंगी, संपाती रेखाएं मिलेंगी। कैसी रेखाएं मिलेंगी, संपाती रेखाएं मिलेंगी। और संपाती रेखाएं मिलने का क्या आपके पास क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल, यानी अपरिमित हल होंगे, यानी जितने मर्जी आप x का मान कुछ भी रख लो, y का मान मिलता जाएगा, ठीक है। और इस समय भी ये क्या कहलाएगा, इस समय भी ये कहलाएगा आपके पास संगत कहलाएगा। और तीसरी शर्त ये होती है प्यारे बच्चों, जब क्या हो आपके पास, ठीक है, संपाती रेखाएं का मतलब मैंने बता दिया आपके पास एक के ऊपर एक रेखाएं। तीसरा क्या हो, जब आपके पास A1/A2 इक्वल हो आपके पास B1/B2, और ये इज नॉट इक्वल टू आपके पास C1/C2। तो उस समय क्या होगा आपके पास, उस समय आपको मिलेंगी समांतर रेखाएं। किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। जब ये समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी तो उस समय आपको क्या मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा, हल नहीं, क्योंकि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। जब प्रतिच्छेद, जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर क्या होता है, आपका हल होता है। जब प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है, तो आपका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और इस स्थिति में ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये कहलाएगा आपका असंगत कहलाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये तीन कंडीशन थी आपकी, इन तीन कंडीशन को आपने याद रखना है, और इन तीन कंडीशनों के आधार पर ही हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो एक्सरसाइज 3.1 हम करेंगे। और वहाँ पर हमें एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से भी हल करना है, तो वहीं पर हम सीखेंगे कि इन क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से किस तरीके से हल किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि आप यहाँ से हमारा चैनल जो एग्जाम सक्सेस मंत्र है वहाँ से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको उस चीज़ को दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ सुधार करने की आवश्यकता लगती है तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभ रात्रि।